जय हिंद। आज हम लोग भूगोल विषय के इकाई 8 के बारे में चर्चा करेंगे और इकाई 8 का नाम है भूमि संसाधन एवं कृषि। हालांकि कल भी हमने भूमि संसाधन और कृषि के बारे में ही जाना था, लेकिन कल के वीडियो में कृषि के प्रकार, फसल की ऋतुएं और अन्य जो प्रमुख अनाज है उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम भारत के प्रमुख जो खाद्य फसल है, भारत की जो प्रमुख फसल है जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, रबर, चाय, कॉफी, कपास, तो हर वर्ष 12वीं कक्षा के मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आता है कि गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं पर प्रकाश डाले, या चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं पर प्रकाश डाले, या गन्ना, रबर, चाय, कॉफी, कपास। इसमें से एक प्रश्न हर वर्ष रहता है दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का, जिसका उत्तर विद्यार्थी को देना पड़ता है। तो हमने जो एक ग्राफ जो बनाया है जैसे गेहूं की खेती के लिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि गेहूं के बारे में थोड़ी सी भूमिका, हम लोग गेहूं क्या है, गेहूं किस प्रकार की फसल है, किस रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, तो गेहूं के बारे में थोड़ा सा भूमिका डालेंगे। उसके बाद गेहूं की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, श्रमिक कितना चाहिए, और गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, अगर ऐसा लिख देते हैं तो उम्मीद है यदि आप लोग सावधानी से पूरे ग्राफ को एक बार देख ले तो आपको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं पर प्रकाश डालें। तो आप लिखेंगे गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है, मतलब भारत के लोग भोजन के रूप में दूसरा सबसे अधिक जिसे पसंद करता है वह है गेहूं। तो आप लिखें गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं को अन्नराज मतलब अन्न का राजा कहा जाता है। अन्नराज इसलिए कहते हैं क्योंकि गेहूं में पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गेहूं रबी के मौसम का सबसे प्रमुख अनाज है, मतलब गेहूं रबी के मौसम में उगाया जाने वाला सबसे प्रमुख फसल है। इसे शीतकाल में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही इसे काट लिया जाता है। अब है कि तो गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं तापमान पर। तो गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की उपज है। लिखेंगे तापमान में क्या लिखेंगे, गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की उपज है जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। गेहूं की बुआई के समय, जब गेहूं की खेती हम प्रारंभ करते हैं तो गेहूं की बुआई के समय टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और गेहूं की कटाई के समय तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। मतलब तापमान में क्या लिखेंगे, तापमान गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसे ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के समय तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए और कटाई के समय 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा, गेहूं शुष्क जलवायु की फसल है, अतः गेहूं के अच्छी पैदावार के लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं तो गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए दोमट
मतलब दोमट और बलुई दोमट। दोमट और बलुई दोमट मिट्टी गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि चिकनी मिट्टी भी, अगर आप चिकनी मिट्टी भी है तो चिकनी मिट्टी में भी गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद आता है श्रमिक। तो गेहूं के बुआई के लिए, निराई के लिए, फसल से दाना को अलग करने के लिए प्रचुर मात्रा में, मतलब सस्ता व प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो गेहूं का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। गेहूं का जो प्रथम उत्पादक राज्य है, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है। एक बार और सुन ले, यदि आपसे पूछता है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं पर प्रकाश डाले तो आपका उत्तर होगा गेहूं, जो भारत के लोगों का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। भोजन के रूप में भारत के लोग दूसरा सबसे अधिक जिस अनाज को पसंद करता है वह गेहूं है। गेहूं को अन्नराज कहा जाता है, वजह क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो पहले आते हैं तापमान। तो गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की उपज है, जिसे शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। अतः इसके बुआई के समय तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री होनी चाहिए, कटाई के समय 20 डिग्री से 28 डिग्री। वर्षा की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु की पौधा है गेहूं, अतः 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उचित मानी जाती है। मिट्टी की बात करते हैं तो गेहूं की अच्छी उपज के लिए दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। श्रमिक की बात करते हैं तो सस्ता और प्रचुर मात्रा में श्रमिक की उपलब्धता गेहूं की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बुआई, निराई, फसल की कटाई और फसल से दाना को अलग करने के लिए सस्ता और प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए। उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य है वह कौन है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं के बाद हम दूसरा बात आते हैं चावल पर। गेहूं के बाद हम दूसरे नंबर में आते हैं चावल पर। तो आप लिखेंगे चावल, अंग्रेजी में राइस कहते हैं। चावल भारत के लोगों का प्रथम या सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। चावल भारत के लोगों का सबसे प्रधान या प्रथम प्रधान खाद्य फसल है। देश के कुल जनसंख्या के 3/4 लोग भोजन के रूप में सबसे ज्यादा चावल को पसंद करते हैं। विश्व का 22% चावल भारत में उगाया जाता है और विश्व के कुल अनाज का 29% अनाज चावल के रूप में लोग उगाते हैं। चावल के उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा की बात करें तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। नंबर 1 में लेंगे तापमान। तो आप लिखेंगे चावल उष्ण और नम जलवायु का पौधा है। तापमान में क्या डील करेंगे? चावल और यहां तापमान, तो आप लिखेंगे चावल उष्ण और नम जलवायु की पौधा है। चावल की अच्छी पैदावार के लिए जलवायु मानसूनी होनी चाहिए और 24 डिग्री से 27 डिग्री, मतलब 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चावल की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा की बात करते हैं तो चावल जल प्रधान पौधा है। चावल जो है जल प्रधान पौधा है। चावल की अच्छी पैदावार के लिए जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जल के बिना, पानी के बिना चावल का अच्छा पैदावार संभव नहीं है, इसलिए चावल को अर्धजलीय पौधा भी कहा जाता है। चावल की अच्छी पैदावार के लिए 100 सेंटीमीटर से
200 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी मानी जाती है। मिट्टी की बात करते हैं तो चावल की अच्छी उपज के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी, चिकनी और दोमट मिट्टी चावल की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। श्रमिक की बात करते हैं तो चावल की धान के पौधा को बोने में, रोपने में, काटने में, निराई करने में, तो यहां भी सस्ता व प्रचुर मात्रा में हमें श्रमिक की जरूरत पड़ती है। चावल के उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो भारत में चावल का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंग। पश्चिम बंग मतलब पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, दिजनापुर, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, ये जो जिला है चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये चावल का अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। लेकिन प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में प्रश्न करें तो आप तमिलनाडु का नाम देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अलावे पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये चावल के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चावल के बाद हम बात करते हैं गन्ना का। चावल के बाद हम चर्चा करते हैं गन्ना का। गन्ना जिसे हम ईख भी कहते हैं, अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। गन्ना, अगर आपसे प्रश्न करता हो कि गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा पर प्रकाश डाले तो आप गन्ना के बारे में 4 लाइन पहले लिख देंगे। आप लिखेंगे गन्ना एक नकदी या व्यावसायिक फसल है। गन्ना एक नकदी और व्यावसायिक फसल है। गन्ना घास प्रजाति का पौधा है। गन्ना एक नकदी और व्यावसायिक फसल है। गन्ना घास प्रजाति का पौधा है। गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मतलब गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत है, सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व का 35% गन्ना भारत में उगाया जाता है। गन्ना का उपयोग मतलब ईख का उपयोग मीठा बनाने में, चीनी बनाने में, शराब बनाने में, एल्कोहल बनाने में और नकली रबर के निर्माण में किया जाता है। गन्ना की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो गन्ना की खेती के लिए भौगोलिक दशा में सबसे पहले आते हैं तापमान। तो गन्ना उष्ण और नम जलवायु का पौधा है। गन्ना की बात करें तो गन्ना भी उष्ण और नम जलवायु का पौधा है और गन्ना की अच्छी पैदावार के लिए 22 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना बेहद जरूरी है। गन्ना उष्ण और नम जलवायु का पौधा है। गन्ना की अच्छी पैदावार के लिए 22 डिग्री से 27 डिग्री तापमान ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, ज़्यादा पाला गिरे माने बर्फ गिरे तो गन्ना के लिए हानिकारक माना जाता है। वर्षा की बात करते हैं, चूंकि वर्षा नम जलवायु का पौधा है और उसमें जो रस होता है वह पानी से ही बनता है। अगर वर्षा ज़्यादा नहीं होगी तो उसमें रस नहीं आ पाएंगे, इससे शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो गन्ना की अच्छी पैदावार के लिए वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी, ये गन्ना की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। श्रमिक की बात करते हैं तो यहां भी सस्ता व प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए, क्योंकि गन्ना की रोपाई कटाई के लिए प्रचुर मात्रा में और सस्ता श्रमिक चाहिए। उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ना का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर में कौन है? महाराष्ट्र है। इसके अलावे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार गन्ना के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गन्ना की सबसे अधिक पैदावार गंगा घाटी में होती है।
क्योंकि यहाँ के जलोढ़ और दोमट मिट्टी है और इसको हमेशा नमी मिलती रहती है, इसलिए गंगा घाटी गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गन्ना की बात करते हैं रबर का। रबर क्या है? तो आप पहले रबर के बारे में जान ले कि रबर एक बागानी फसल है। रबर क्या है? एक बागानी फसल है। रबर एक नगदी फसल है। रबर एक बागानी फसल है क्योंकि इसे बाग बगीचा के रूप में उगाया जाता है। रबर एक नगदी फसल है क्योंकि रबर से हमें नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है। और आपको बता दे, रबर दूध से बनता है, मतलब रबर का जो पेड़ होता है उससे जो दूध की प्राप्ति होती है, उसी दूध से रबर को तैयार किया जाता है। और रबर के दूध को लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। रबर दूध से बनता है और रबर के पेड़ से जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। और लेटेक्स को जमाकर, मतलब उसके दूध को जमाकर ही रबर का निर्माण किया जाता है। अपने भारत में रबर की खेती सबसे पहले 1826 ईस्वी में हेनरी विलियम नामक व्यक्ति ने किया था। भारत में रबर की खेती सबसे पहले 1826 में हेनरी विलियम नामक एक व्यक्ति ने किया था। और हेनरी विलियम ने रबर ब्राजील से लाया था और ब्राजील से लाकर केरल राज्य के पेरियार नदी के किनारे, केरल राज्य में पेरियार नदी के किनारे पहली बार रबर की खेती किया था। रबर की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो रबर उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, अतः इससे ऊंचा तापमान चाहिए। तो रबर की अच्छी पैदावार के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान चाहिए। कम से कम 25, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तापमान ज्यादा होता है तो रबर का पैदावार ज्यादा होता है। क्योंकि दूध से रबर निर्माण होता है तो रबर की खेती के लिए वर्षा भी ज्यादा चाहिए। और रबर की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर या ज्यादा, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रबर की खेती के लिए वर्षा होना जरूरी है। मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। किसी भी मिट्टी में रबर को उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी रबर की खेती के लिए सर्व उपयुक्त मानी जाती है। और रबर की खेती के लिए श्रमिक की बात करते हैं तो यहां भी प्रचुर मात्रा में, सस्ता और प्रचुर मात्रा में श्रम की जरूरत पड़ती है। रबर के पैदावार की बात करते हैं तो भारत में रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। भारत में रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन है? केरल। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। केरल सबसे बड़ा है, लेकिन केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर रबर की खेती की जाती है। रबर के बाद की बात करते हैं, वह चाय की बात करते हैं। रबर के बाद किस पर बात कर ले हैं? चाय की बात करते हैं। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा पर प्रकाश डाले तो आप लिखेंगे चाय संसार का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है। चाय संसार का सबसे लोकप्रिय या सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। और चाय एक झाड़ीदार पौधा है क्योंकि इसे झाड़ी के रूप में उगाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? चाय है। लेकिन केवल निर्यातक पूछेगा कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है तो आप श्रीलंका नाम देंगे। लेकिन उत्पादक और निर्यातक दोनों पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत होगा। चाय की खेती के लिए चाय में थीन नामक रसायन पाया जाता है। चाय में थीन नामक एक रसायन पाया जाता है जिसे पीने के बाद व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करें तो सबसे पहले तो तापमान। तो तापमान में चाय जो है उष्णकटिबंधीय उपज है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय की अच्छी पैदावार के लिए मानसूनी जलवायु अच्छी मानी जाती है। और तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाय की खेती के लिए तापमान उचित माना जाता है। वर्षा की बात करते हैं तो चाय की खेती के लिए वर्षा ज़्यादा चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्षा होगी पाला नहीं गिरना चाहिए। वर्षा ज़्यादा होगा तो पत्ती का निर्माण ज़्यादा होगा क्योंकि चाय पौधा के पत्ती से बनता है। और आपको बता दें कि चाय पौधा के पत्ती से बनता है,
इसलिए पत्ती के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में वर्षा का होना क्या है, ज़रूरी है। और चाय की खेती के लिए वर्षा जहाँ तक बात करते हैं तो वर्षा इसको चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात है कि चाय को वर्षा ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन चाय के पेड़ के जड़ में, चाय के झाड़ी के जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ में पानी लग गया तो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए चाय की खेती ढलान पर, पहाड़ की ढलान पर की जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढलान पर पोटास, लोहा और जीवाश्म युक्त, मतलब चाय की खेती के लिए मिट्टी चाहिए पोटास, लोहा और जीवाश्म युक्त अम्लीय मिट्टी। चाय के लिए पोटास, लोहा, जीवाश्म और अम्लीय युक्त जो मिट्टी होती है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। श्रमिक की बात करते हैं तो चाय तो पत्ती से होता है और चाय के पत्ती को मशीन से तोड़ना संभव है नहीं, तो प्रचुर मात्रा में और सस्ता श्रमिक चाहिए। यहाँ भी प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए। इसलिए चाय के बागान में लेबर के रूप में महिला का ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्ती तोड़ना होता है तो महिला कम मूल्य पर काम करने को तैयार हो जाती है और काम भी ज़्यादा करती है। तो चाय की खेती के लिए जो लेबर ज़्यादा चाहिए लेकिन महिला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चाय के जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो भारत के कई राज्य में चाय होता है, लेकिन चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है, असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और असम के शिवसागर, कामरूप, धारांग, गोलपाड़ा, नौगांव, लखीमपुर, जोरहट और सिलहट ये जिला चाय के लिए प्रसिद्ध है। असम के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चाय का, असम के बाद चाय का दूसरा उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंग। नंबर 1 में है असम और नंबर 2 में कौन है, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बिहार, केरल, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी चाय का उत्पादन होता है। और भारत के जो चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है, भारत का सबसे ज़्यादा चाय का ग्राहक खरीदने वाला इंग्लैंड है। भारत का चाय सबसे अधिक कौन खरीदता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अलावा अमेरिका, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भारत चाय का क्या करता है, निर्यात करता है। ये हो गया चाय। चाय के बाद आते हैं कॉफ़ी। चाय के बाद क्या आते हैं, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी क्या है, कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशा पर प्रकाश डाले तो आप लिखें कॉफ़ी भारत का दूसरा प्रमुख पेय पदार्थ है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का भी आप लिख सकते हैं कि कॉफ़ी विश्व का दूसरा प्रमुख पेय पदार्थ है। चाय के बाद लोग पीने के रूप में दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वह कॉफ़ी को करते हैं। कॉफ़ी में कैफीन नामक एंजाइम पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन नामक एंजाइम पाया जाता है और कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, कहवा। और कहवा जो है वह बीज से, कहवा के पेड़ से क्या मिलता है, बीज मिलता है। बीज को भी भूनकर और उसे पीस कर तैयार किया जाता है। संसार का 4.5 मतलब 4.5% कहवा भारत में उगाया जाता है। और भारत का कहवा अपने मीठे स्वाद के लिए, सुगंधित स्वाद के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए भारत के कहवा को मधुर कहवा के नाम से जानते हैं। कहवा की खेती के लिए या कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशा की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं तापमान पर। तो कहवा उष्ण जलवायु की पौधा है। कहवा जो है उष्ण जलवायु का पौधा है, अतः कहवा की खेती के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। कहवा उष्ण जलवायु की उपज है, अतः कहवा की खेती के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान चाहिए। लेकिन याद रखेंगे, अगर कहवा के पौधा पर पाला पड़ गया, बर्फ हो गया, तो कहवा का फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और तेज धूप भी नहीं चाहिए। तो पाला से बचने के लिए और तेज धूप से बचाने के लिए कहवा के पेड़ को छाया में लगाया जाता है। इसलिए कहवा के बागान में, कॉफ़ी के बागान में केला, सिंकोना और ओक, मतलब कहवा के बागान में केला, सिंकोना और ओक का पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि केला का पत्ता भी चौड़ा होता है, सिंकोना का पौधा पत्ता भी चौड़ा होता है और ओक का पत्ता भी क्या होता है, चौड़ा होता है। और उस पत्ती चौड़ा से सूर्य का प्रकाश और पाला को क्या कर लेता है, रोक लेता है और कहवा की अच्छी पैदावार हो जाती है। मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट और ज्वालामुखी मिट्टी। दोमट
और ज्वाला मुखी क्रिया से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वह मिट्टी कहवा की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। वर्षा की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा कहवा की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और श्रमिक की बात करते हैं तो यहां भी श्रमिक क्या होगा, प्रचुर मात्रा में और सस्ता चाहिए, क्योंकि बीज को चुनना पड़ता है, छांटना पड़ता है, भूनना पड़ता है, पीसना पड़ता है। और कहवा का मतलब कॉफी का उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। भारत का 70% कॉफी कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। और कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ी कहवा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद केरल, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल भारत के प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य हैं। और भारत का कहवा विश्व के कई देशों में निर्यात किया जाता है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जर्मनी और बेल्जियम। इन देशों में कहवा को निर्यात किया जाता है। कहवा की बात करते हैं, कपास की बात करते हैं। कहवा के बाद हम कपास की बात करते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा पर प्रकाश डाले तो आप लिखेंगे कपास एक मुद्रादायिनी, एक नकदी फसल है। कपास एक मुद्रादायिनी और नकदी फसल है। कपास रेशेदार फसल है। कपास रेशेदार फसल है, नकदी फसल है, मुद्रादायिनी फसल है। और कपास का उपयोग सूत बनाने में किया जाता है। और कपास जो है वह पौधा के बिनौला से, कपास पौधा के बिनौला से प्राप्त किया जाता है। और विश्व का 14% कपास, विश्व का 14% कपास भारत में उगाया जाता है। और कपास खरीफ के ऋतु का फसल है। कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो कपास उष्ण जलवायु का पौधा है। कपास उष्ण जलवायु का पौधा है, इस कारण कपास की अच्छी पैदावार के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। और अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 200 दिन आकाश साफ रहना चाहिए। आकाश में बादल नहीं लगना चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा इसको कम चाहिए, 50 डिग्री से 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जहां तक मिट्टी की बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। और यहाँ भी श्रमिक प्रचुर मात्रा में चाहिए, क्योंकि बिनौला को चुनने के लिए और बिनौला को चुनकर उसको चीरकर उससे कॉटन निकालने के लिए प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए। उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह गुजरात है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गुजरात के बाद कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में भी कपास की पैदावार होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है गुजरात और दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। इसलिए भारत में सूती वस्त्र का अधिकांश मिल गुजरात और महाराष्ट्र में है। कपास के बाद एक और पौधा आता है जूट, जिसको हम लोग पटुआ भी कहते हैं। जूट क्या है तो आप देखेंगे, जूट एक व्यापारिक फसल है, एक रेशे वाली फसल है। और जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। जूट एक रेशेदार फसल है, एक नकदी फसल है। जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। और जूट का उपयोग बोरा बनाने में, टाट बनाने में, तिरपाल बनाने में, गलीचा बनाने में, रस्सी बनाने में, सुतरी बनाने में, मोम जामा बनाने में, साड़ी बनाने में और पर्दा बनाने में किया जाता है। भारत के विभाजन के पूर्व अगर बात करें तो विभाजन के पहले भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य था। लेकिन भारत के विभाजन के फलस्वरूप कपास का उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश के पास चला गया। जूट का सारा उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश के पास चला गया और जूट का सारा मिल भारत में रह गया। जूट की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो जूट जो है उष्ण और नम जलवायु का उपज है। जूट
उष्ण और नम जलवायु का उपज है, अतः जूट की खेती के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर वर्षा जूट की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, और हर सप्ताह वर्षा हो, रुक रुक कर वर्षा हो तो और अच्छा होता है। मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी जूट की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, और जूट का उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा आसाम है और तीसरा बिहार है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, नंबर दूसरा आसाम, तीसरा बिहार। इसके अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी जूट का पैदावार होता है। तो ये रहा भारत के प्रमुख फसलें। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत में कृषि की क्या समस्या है। तब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत के लोगों के जीविका का मूल आधार है, लेकिन भारत के कृषि के सामने भी अनेक सारी समस्याएं हैं। तो मन में प्रश्न होगा कि भारत के कृषि के सामने कौन कौन सी समस्या है। तो आप लिखेंगे भारत के कृषि के सामने अनेक सारी समस्याएं हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि भूमि पर जनसंख्या का दिन प्रतिदिन भार बढ़ रहा है, जो भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, हमारे भारत में भूमि का जो बंटवारा है वह असंतुलित है। भूमि का जो बंटवारा है वह उचित नहीं है, यह भी भारतीय कृषि की दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि भारत में जो खेत का आकार है बड़ी छोटा है, और खेत का आकार छोटा होने के कारण यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेतीबाड़ी करना संभव नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन कम होता है। उस पर न्यून उत्पादकता, भारत के जो कृषि है इसकी उत्पादन क्षमता भी क्या है, न्यून है, कम है। तो कृषि की न्यून उत्पादकता भी भारतीय कृषि की समस्या है। अगली समस्या है कृषकों का भाग्यवादी दृष्टिकोण। किसान अपने खेत में अनाज लगा देते हैं लेकिन भाग्य भरोसे रह जाते हैं। उनका मानना है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को न कुछ मिला है न मिलता है। इस कारण भारत के जो किसान है वो भाग्यवादी है, और भाग्यवादी प्रकृति के होने के कारण उत्पादन कम हो पाता है, और भाग्यवादी प्रकृति के होने के कारण वैज्ञानिक तरीके से खेतीबाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा खेतीबाड़ी करने का जो पुराना तरीका है इनका, आज भी लोग हल बैल की सहायता से खेतीबाड़ी करते हैं, यह कृषि की समस्या है। इसके अलावा भारत के जो किसान हैं यह उर्वरक का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, और यह कृषि के एक समस्या है। इसके अलावा मानसून पर निर्भर होना, भारत के किसान गरीब है इसलिए सिंचाई करने के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। पूंजी के अभाव में यह सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो वर्षा पर निर्भर होना भी कृषि की समस्या है। उसके बाद भूमि का निम्नीकरण, आज दिन प्रतिदिन हमारा भूमि बंजर होते जा रहा है, इसकी उपजाऊ प्रकृति घटती जा रही है, यह भी एक समस्या है। उसके बाद हमारे किसान जो है घटिया बीज का प्रयोग करते हैं, यह भी हमारे कृषि की समस्या है। इसके अलावा फसल को कीड़ा मकोड़ा नष्ट कर देते हैं। फसल को कीड़ा मकोड़ा क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने से बहुत सारे अनाज की क्षति हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ का जो पशु है वह कमजोर अवस्था में है, यह भी भारतीय कृषि की मुख्य समस्या है। तो ये रहा भारत की कृषि की समस्या। और हालांकि भारत की कृषि में सुधार लाने के लिए पहली वार्षिक योजना जो 1966-67 में शुरू हुआ था, उसमें हरित क्रांति को अपनाया गया, और हरित क्रांति की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिए। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।